भारत माता की। जय। आज का दिन हमारे लिए शुभ है कि हमको ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी को सुनने का मौका मिलेगा। ये कार्यक्रम जो मोदी गवर्नमेंट के 9 साल बेमिसाल के सिलसिला में है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, एक ऐसा सिलसिला जिसमें क्या काम 9 साल में हुए उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। What is the future for us? What the government thinks about the future for the country, that also will be discussed. So today is a great day for us. Today is a great day in the history also. आज ही के दिन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो आज के दिन ही 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन चार्टर्स जो है उस पर साइन हुए। पूरी दुनिया खड़ी हो गई कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध के हालात नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमको आज भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं। आज का दिन हिस्ट्री में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन जन्मदिन है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी का, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्मदिन 1938 में हुआ और वंदे मातरम अनंत मठ की जब उन्होंने रचना की 1882 में, तो उसमें वंदे मातरम जो है वो लिखा गया। वंदे मातरम प्रेरणा स्रोत बना लाखों लोगों के लिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज का दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जम्मू कश्मीर के लिए खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एक नई पाकिस्तान के द्वारा नीति को देखते हैं जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसकी नेगेटिविटी को देखें तो आज का दिन शायद स्मरण इसलिए भी किया जाएगा कि आज के दिन 1975 में तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी की डिक्लेरेशन जो है वो रेडियो के ऊपर आके की थी और नेशन को एड्रेस किया। युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता, लेकिन युद्ध को टालना भी एक लिमिट तक ही पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद जो है आपकी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए, यही शायद गीता का ज्ञान है। और अगर इफ आई कैन कोट Norman Schweikersus, he said that more you sweet in peace, less you bleed in war. युद्ध की तैयारी जो है वो शांति में होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए। Today we will be having an opportunity to hear the Honorable Defence Minister of the country, Shri Rajnath Singh, having a very checkered career, a very honored career, starting from the grassroots level, then becoming Yuva मोर्चा प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ युवा मोर्चा, यूपी में मिनिस्टर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। श्री राजनाथ जी का खास स्नेह जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा रहा है। हम में से ज़्यादा लोगों के साथ जो है उनके घनिष्ठ संबंध हैं, हमको सबको वो पर्सनली जानते हैं। इट इज़ ऑनर फॉर अस। इस प्रोग्राम को विधिवत शुरू करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट श्री रविंद्र रैना जी टू प्लीज वेलकम द गेस्ट एंड प्लीज से समथिंग ऑन द टॉपिक। Firstly, the presentation of the bouquet, I will request Honorable President to present the bouquet and the pagdi to Shri Rajnath ji. I will request Ajay Prakash ji to present the bouquet. I request Arun Prabhat ji also to please come to present the bouquet to the Honorable President Shri Ravindra Rana ji.
Danish Mishra ji to present the bouquet to Shri Jugal Kishore ji, Member Parliament. I would request the Honorable President, Shri Ravindra Rana ji, to please come on the stage to address. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जम्मू के अंदर इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हमारे बीच यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब, केंद्र सरकार में मंत्री उधमपुर से सांसद श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, मंच का संचालन कर रहे हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी साहब, मंचासीन सभी वरिष्ठ साथी सहयोगी, और आज इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्रेडिबिलिटी का होना पॉलिटिशियंस का ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत बड़ी पूंजी होती है क्रेडिबिलिटी। तो उसको भी स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने काफी हद तक एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। करप्शन की बात नहीं करता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सच्चाई है कि मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है आप खाएंगे नहीं, मान लिया खाने नहीं देंगे यानी भ्रष्टाचार पर आप अंकुश कैसे लगा देंगे? मेरे सामने भी असमंजस की थी, मैं सोच नहीं पा रहा। वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, महीने डेढ़ महीने की बात है, मैं गृह मंत्री के रूप में, हम दोनों लोग बैठे थे और एक वो मीटिंग उन्होंने आमंत्रित की थी, उसमें मुझे भी बुलाया था। उस समय प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के अकाउंट्स खोलने की बात हो रही थी। तो मैंने बैठक समाप्त होने के बाद मैंने कहा कि ये बताइए मोदी जी कि इतनी जल्दी सब अकाउंट्स खुल जाएंगे लोगों के, उनका खोलेंगे? मैंने कहा इसका पर्पज क्या है? राजनाथ जी आगे देखिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर परिवार में लोगों के अकाउंट्स बैंक में खुल गए। बात मेरी समझ में कब आई? बात मेरी समझ में तब आई जब डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और मुझे बात राजीव गांधी जी की याद आई। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल 15 पैसा नीचे तक लोगों के पास पहुंच पाता। ये प्रकार से लाचारी व्यक्त की थी। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे आपने कभी नहीं सुना होगा मैंने किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया। पॉलिसी को लेकर तो जरूर कुछ बातें हो सकती, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये व्यक्ति नहीं होते, संस्था होते हैं। दे आर नॉट इंडिविजुअल बट दे आर इंस्टीट्यूशंस। मैं आलोचना नहीं कर रहा। उन्होंने एक मजबूरी व्यक्त की थी प्राइम मिनिस्टर रहने में, और उसको चैलेंज के रूप में किसी ने स्वीकार किया था। आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। आज यदि 100 पैसा बैंकों से चलता है, 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है। करप्शन केवल भाषण देकर न तो मिनिमाइज किया जा सकता है, रूट आउट करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि करप्शन को हमने रूट आउट कर दिया, ये कोई नहीं कर सकता। पता नहीं सदियों
वजूद में रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन करप्शन को भाषण देकर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। करप्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है तो सिस्टम में बदलाव लाकर ही मिनिमाइज किया जा सकता है। और इस काम को भी हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया और 9 वर्षों में बहुत सारे काम किए हैं। उन सब सारे कामों की बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कितने एम्स बनवाए हैं, 22 एम्स हो गए। कहां पहले कितने, एक एम्स था, 22 एम्स हो गए, 225 मेडिकल कॉलेज हो गए। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं यदि छोटा जिला हो तो उसकी बात छोड़ दीजिए, नहीं तो लगभग अधिकांश जिलों में जितने बड़े जिले कम से कम एक मेडिकल कॉलेज वहां जरूर हो। ऐसे 225 मेडिकल कॉलेज खुल गए। मेट्रो सेवाओं का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारी हो गई। एक बहुत बड़ी बात हुई है नौजवानों के अंदर, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव जो पैदा हुआ। और साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं ना, कुछ नया करने की, कुछ नया कर कुछ निकालने की एक जो ललक होती है मन की, वह नौजवानों के अंदर पैदा हुई है। एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है 2014 के पहले इस देश में बड़ा मुश्किल स्टार्टअप्स 400, 500, 600 के आसपास हुआ करते थे। आज हमारे देश में नौजवानों ने करिश्मा किया है कि स्टार्टअप्स का नंबर अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख तक पहुंच गया है। 1 लाख, 400, 500 और कहां 1 लाख। और यूनिकॉर्न्स का वो भी अप्रॉक्सिमेटली 100 है। बीच में तो 107 हो गया था, लेकिन वो 2, 3, 4 ये नंबर घटता बढ़ता रहा है। ये उनकी संख्या हो गई। एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, हर में भारत को एक अच्छी खासी कामयाबी हासिल हुई है। मैं यहां पर डिफेंस की भी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। डिफेंस के क्षेत्र में क्या हुआ है उसकी जानकारी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से मिल ही गई है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कुछ बातें आप सबके सामने रखी हैं। लेकिन प्रारंभ से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि हमको सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है। हम बराबर तोप हों, गोले हों, एमिनिशंस हों, जो कुछ भी हो, मिसाइल, हर चीज बाहर से ही बराबर इंपोर्ट करते रहे। आज ये नहीं कह रहा हूं कि हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। आज हमारी आवश्यकता है हम अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। जरूरत है तो थोड़ा करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन इन सब सारे डिफेंस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हम भारत में प्रारंभ कर चुके हैं और उसको लगातार आगे बढ़ाते हैं। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हम यहां कर रहे हैं उसका परिणाम यदि देखना हो तो लगभग 900 करोड़ का एक्सपोर्ट 2013 में भारत का होता था डिफेंस आइटम्स का। आज वह एक्सपोर्ट बढ़कर 16,000 पहुंच गया है। और मैं समझता हूं कि कुछ ही महीनों के अंदर वह 20,000 करोड़ क्रॉस करेगा। जो अब तक की बातचीत हुई है, इस क्षेत्र में भी सरकार ने काफी काम किया है और कुछ मेजर डिसीजंस भी हम लोगों ने डिफेंस के क्षेत्र में लिए हैं, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। और आपने देखा होगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का बराबर जोर रहा है कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और मेक फॉर और सारी दुनिया के लिए बनाए। इसी लक्ष्य को सामने रखकर हम लोग लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से
4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हम इसे कहते हैं। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहां तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली हम लोग करते हैं। पिछले लगभग 75 ईयर्स में लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने मिलकर उस चुनौती का डटकर सामना किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। साथियों, जब से हमारा यह भारत आजाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की लगातार कोशिश रही है या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया है। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से भारत को चोट पहुंचाने की कितनी बार और कैसी नापाक कोशिश हुई है, इस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें की है। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के बारे में कहूं, इतना इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे, हो नहीं पाया। और पाकिस्तान को यह आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से यह प्रभावित देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की, इसकी जानकारी है आपको। और पहली बार देश ही दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है, यह दुनिया ने समझा। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार ने, जैसा हमने बताया कि उरी और पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद क्या किया, भारत और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला। और यहां के लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था। आज उस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और हमने आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाई, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर भी हमने रोक लगाई। और आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क यहां काम करता था, उसे भी छिन्न भिन्न करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। और इस काम को करने के लिए जहां पर विल पावर की जरूरत होती है, वहीं उन कंस्ट्रेंट्स को भी समाप्त करने की भी जरूरत थी। और जो ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ प्रभावी करने की राह में बाधा बनते हैं। और साथियों, आर्टिकल 370-35 ए को लेकर जो कुछ भी करना चाहिए वो हम लोगों ने किया, कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया। और हमने इस धारा 370 को समाप्त कर दिया। और दशकों में जो नाइंसाफ जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ हो रही थी नाइंसाफी, उनके साथ हम लोगों ने इंसाफ किया। और मैं इसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ नहीं मानता हूं, बल्कि भारत देश के साथ इंसाफ मानता हूं। क्योंकि धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, उसका कोई लाभ होता तब तो बात समझ में आती, लेकिन कोई लाभ भी नहीं हो रहा था, इसलिए हमको समाप्त करना था। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा। यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं और एक मन हो चुके हैं। एक समय था जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकवाद को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह देखता था। और 9/11 की घटना के बाद उसका नजरिया बदला और अमेरिका यह मानता है
कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक अपराध है और टेररिज्म इज ए ग्लोबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब अमेरिका भी ये बोलता है। यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी यह नजरिया बन चुका है कि टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। यानी भारत जो बात कई सालों से कह रहा था वही बात अब लगभग पूरी दुनिया मानने लगी है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। शायद समाचार पत्रों में आपने उसे देखा होगा और उसे पढ़ने पर साफ पता चलता है कि आज भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की है। पूरे विश्व की मानसिकता आप उठाकर पास हिस्ट्री देख लीजिए बहुत सारे देशों की आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी क्या अप्रोच रही है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बात साफ हो गई है कि यूएन लिस्टेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं, उनके खिलाफ कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए। यह अमेरिका और इंडिया के बीच का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें यह बात कही गई और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहां होने वाली हर आतंकी कार्रवाई पर लगाम लगाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल, ये अमेरिका भी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा जो लोग पास जानते होंगे, और अपनी जमीन का इस्तेमाल इसके लिए किसी भी सूरत में न होने दे। साथ ही 26/11 और पठानकोट के हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करे। पहली बार यह स्टेटमेंट आया। इसी तरह टेरर फंडिंग को समाप्त करने पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात की गई। यह छोटी कामयाबी नहीं है क्योंकि इससे सिद्ध हो गया है कि भारत जो कुछ भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है वह सही दिशा में जा रहा है। साथियों, स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात आए उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी रहना। और इस मंशा को एक नहीं कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। साथियों, हमारा दूसरा पड़ोसी देश चीन है। चीन के साथ भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो जाता है, मगर सच है कि लंबे समय से चीन के साथ सीमा को लेकर परसेप्शनल डिफरेंस है ही। और इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करते हुए दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। यह समझौते नरसिम्हा राव जी के समय में, अटल जी के समय में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में दोनों देशों की सहमति के आधार पर भी हुए हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो विवाद हुआ था उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था।
पीएलए ने यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे विफल कर दिया। गलवान की उस घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उस घटना को 3 वर्ष गुजर चुके, मगर जिस शौर्य पराक्रम के साथ साथ संयम का परिचय हमारी भारतीय सेना ने दिया है, वह देश कभी भूल नहीं सकता। बहनों भाइयों, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं। आने वाली पीढ़ियां भी हमारे जाबाज सैनिकों पर गर्व करेंगी। दूर दराज बैठे हुए लोगों को इसका अंदाज नहीं कर पाता। बराबर डे टू डे की रिपोर्टिंग मुझे होती है। मैं जानता हूं किन परिस्थितियों में हमारे नौजवान लड़ते हैं, कितनी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, कितनी हिम्मत के साथ लड़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी चर्चा भी मैं नहीं कर सकता, मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब भी गलवान का इतिहास लिखा जाएगा, तब पूरा देश हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर गर्व करेगा। मेरे बहनों भाई, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं। मुझे तकलीफ तब होती है जब सरकार को कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। नहीं होना चाहिए। भारतीय सेनाओं की प्रतिष्ठा, उनकी बहादुरी और उनकी निष्ठा और भारतवासियों को नाज है। रहा सवाल चीन के कब्जे का, तो मैं यहां फिर से दोहराना चाहूंगा, 2013 के बाद एलएसी से सटी भारतीय सीमा पर बराबर कुछ न कुछ हरकतें होती रही, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बहुत बड़ा कब्जा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हो गया हो, बहुत बड़ा बदलाव कोई हो गया है, इसे मैं खारिज करता हूं। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम ये चाहते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत इस समय चल ही रही है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। सीमाओं की पवित्रता को हम कतई भंग नहीं होने देंगे। मित्रों, चीन के साथ 1962 में जो हुआ, उससे हमने बहुत कुछ सबक लिया है। उस समय देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही खराब थी। आज स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। हमारी सरकार ने रोहतांग में अटल टनल का निर्माण किया है। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लगा हुआ था। हमारी सरकार ने 26 सालों का काम 6 साल में करके दिखाया है। जितने हाई अल्टीट्यूड पर यह अटल टनल बना है, उतने हाई अल्टीट्यूड पर इतना बड़ा टनल विश्व में कहीं भी किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और यह टनल उत्तरी सीमाओं पर सेनाओं के आवागमन को बहुत सुगम बनाता है और एक इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हम सबको है। साथियों, आज जो लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई पर रोड बना दी है हम लोगों ने। ये उमलिंगला पास पर रोड बनाकर बिहारों ने दुर्गम इलाकों को भी जोड़ दिया है। अब बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में 135 किलोमीटर लंबा एक और हाईवे बना रहा है, जो डेमचो और चुसू को जोड़ देगा। यानी पेंगांगसो तक पहुंचने का रास्ता पहले की कंपेरिजन में काफी हद तक आसान हो जाएगा। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तेजी से देश के सभी सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का, ब्रिजेस का और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी निर्माण कर रहा है। और लद्दाख ही नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश सभी सीमाई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य जारी है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बहुत जरूरी है। और साथ ही जो भारतीय नागरिक तमाम कष्ट झेलने के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, उन्हें भी इसका लाभ होता है। सीमाओं पर रहने वाले नागरिक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाए कि हम बहुत सारे लोगों को सीमा पर भी ले जाकर वहां बसाना चाहते हैं, वहां पर अपने घर बनवाएं, वहां पर रहें, क्योंकि जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। साथियों, एक समय था
नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका इंसर्जेंसी की चपेट में था और पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में शांति का एक नया दौर आया। बड़ी संख्या में इंसर्जेंट्स या तो मारे गए या तो मुख्य धारा में शामिल हो गए। आज आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएं तो आपको पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। पहले का नॉर्थ ईस्ट और अब का नॉर्थ ईस्ट दोनों में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी के अब तक के प्रधानमंत्रित्व काल में इस सब काल की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, मणिपुर में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे काफी हद तक सामान्य हो रही है। और मुझे इस बात की व्यक्तिगत रूप से संतोष है कि 5 साल मुझे गृह मंत्री के रूप में भी इस पीस प्रोसेस में वो गति देने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में इंसर्जेंसी की समस्या पर साथियों जहां हमने काबू पाया है, वहीं पर वामपंथी उग्रवाद नक्सलियम पर भी नियंत्रण पाने में हमने काफी सफलता हासिल की और आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में ऑक्सफा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया गया है और मुझे तो कुछ दिन का इंतजार है कि जम्मू और कश्मीर में भी परमानेंट पीस आएगी और यहां से भी ऑक्सफा हटाने का हमें मौका मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हर संकट के खिलाफ आज के हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के नेतृत्व में बड़े प्रभावी ढंग से कार्रवाई चल रही है। मैं अमित शाह जी की जो भूमिका है उसकी भी यहाँ आप सबके समक्ष सार्वजनिक रूप से सराहना करना चाहता हूँ। मित्रों, जहां तक लैंड बॉर्डर्स की रक्षा जरूरी है, वहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि भारत अपनी इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड की दृष्टि से भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज भारत दुनिया की, जैसा हमने बताया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत ने एक स्ट्रेटेजिक विजन की भी संकल्पना की है, जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर के नाम से जानते हैं। सागर के द्वारा हमारे कोस्टल नेबर्स के साथ भारत के आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिला है। इसके द्वारा मानवीय सहायता, पायरेसी और आतंकवाद को कम करने में भी काफी मदद मिली है। साथियों, हिंद महासागर का पूरा इलाका जो हम देख रहे हैं, वहां पर आज भारतीय नौसेना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रही है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका हमारी नौसेना निभा रही है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने इस महासागरीय क्षेत्र में एक ऐसा भरोसा और विश्वास अन्य देशों के अंदर भी पैदा किया है कि उन्हें वे इंडियन ओशन में सबसे बड़े संकट मोचक और रक्षक के रूप में देखा है। साथियों, आज दुनिया की बड़ी से बड़ी नौसेनाएं भारत के साथ मिलकर अभ्यास करना चाहती हैं। पिछले दिनों मैंने दक्षिण भारत का दौरा किया और सदर्न नेवल कमांड सहित भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में नौसेना की ताकत को करीब से मैंने अनुभव भी किया है। हमने तो अब विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना लिया है, जो विक्रमादित्य के साथ मिलकर देश की समुद्री सीमाओं की समय रक्षा कर रहा है। आगे भी हमारी योजना इसी प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की और है, इस पर भी काम चल रहा है। मेरा तो यहां तक मानना है कि इस नए दशक में भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप 3 सेनाओं में से एक बन जाएगी। हमारी कोशिश है, इकोनॉमी की दृष्टि से नहीं बल्कि सेना की ताकत के मामले में भी हम दुनिया के टॉप 3 देशों में खड़ा करना चाहते हैं। टॉप 1 शायद आजादी के 100 वर्ष पूरे हों, वो अभी दिन हमको देखने को मिले। साथियों, आज हमने हमारे नेबरहुड की अवधारणा को भी और व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। हमारे आसपास ऐसे भी अनेक देश हैं जिनकी सीमाएं हमारी स्थलीय सीमा से नहीं लगती, लेकिन वह हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड की संकल्पना के तहत आते हैं। एक्सटेंडेड नेबरहुड ये हमारी एक संकल्पना है, उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे आसियान कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यह सब सारी कंट्रीज हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंतर्गत आती हैं। ऐसे देशों के साथ भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हमारी भले ही हो, पर दिलों की नजदीकी अच्छी तरह हम लोगों ने कायम कर रखी है। आप लोगों ने समय समय पर, जब भी हमारे मिनिस्टर्स के दौरे होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के दौरे होते हैं,
उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आते हैं